अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनकी वजह से सवाल उठने लगा है, क्या कनाडा में हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये तस्वीरें कनाडा के ब्रैम्पटन शहर से आई हैं, जहां हाथों में खालिस्तानी झंडे और लाठी डंडे लेकर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं को पीटना शुरू कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब ब्रैम्पटन सिटी में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारतीय उच्चायोग ने कैंप लगाया था। कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था, जिसमें कई जरूरी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। कहा जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 40 साल पूरे होने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद खालिस्तानी समर्थकों ने कैंप में आए हिंदुओं पर हमला कर दिया। यह हमला जिस वक्त किया गया वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, यानी पुलिसकर्मियों के सामने हिंदुओं को पीटा जा रहा था। खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे। वहां मौजूद लोग पुलिस से खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी खालिस्तानी समर्थकों को रोकने के बजाय विरोध करने वाले हिंदुओं पर सख्त तेवर दिखाने लग जाते हैं। अब आप देखिए कैसे कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। पहले पुलिस तमाशबीन बनी रही, फिर हिंदुओं को ही फटकारने लगी। यहां तक कि खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदुओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई। Oh shit. Oh shit. They are entering in the temple. Oh my god, they are entering the temple. They are so violent. ना तो ये पाकिस्तान है और ना ही बांग्लादेश, बल्कि ये कनाडा है, जहां खालिस्तानी कट्टरपंथी लगातार हावी हो रहे हैं और उनके निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस के सामने खालिस्तानी समर्थक बेकाबू थे। पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी या रोकना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब हिंदुओं की तरफ से आवाज उठाई गई तो पुलिसकर्मियों ने हिंदुओं को ही पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने विरोध की आवाज उठाने वाले एक नाबालिग हिंदू लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। He's a king! That's wrong! He's a king! He's a king! He's a king! That's wrong! Turn down to the ground. So, take your money back. We will cooperate with you all the time. What did you do? What did you do? What did you do? खालिस्तानी समर्थकों की गुंडागर्दी और पुलिस की बर्बरता को लेकर कनाडा में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं में नाराजगी है। वो इसकी वजह ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम बताते हैं। हिंदू समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रूडो ने सिखों के वोट बैंक के लिए खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट दे दी है। इसी वजह से कनाडा में हिंदू हाशिए पर आ गए हैं। हिंदुओं पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद भारत सरकार ने कनाडा सरकार से कड़ी नाराजगी जताई है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इस हमले पर बयान जारी करके कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की है। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे ने भी हमले की घोर निंदा की है और कहा है कि ऐसे हमले स्वीकार नहीं हैं। कनाडा में नेपियन से सांसद चंद्र आर्य ने निंदा करते हुए कहा है कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने सीमा पार कर दी है, जो कनाडा में बेशर्म हिंसक उग्रवाद के बढ़ने को दर्शा रहा है। मंदिर में भक्तों पर खालिस्तानियों का हमला ये दिखाता है कि कनाडा में उग्रवाद कितना गहरा हो गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को खुली छूट मिली हुई है। इतना बवाल होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान जारी किया और हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कनाडा के हर नागरिक को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। ट्रूडो ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश कनाडा में रहने वाले हर संप्रदाय, धर्म और मजहब के लोगों को इस बात की गारंटी देते हैं कि कनाडा में सभी लोगों को अपनी आस्था के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इन सवालों का जवाब ट्रूडो नहीं दे पा रहे हैं। कनाडा में हिंदुओं पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? मंदिरों में खालिस्तानी समर्थक किसके इशारे पर तोड़फोड़ कर रहे हैं? उपद्रव मचा रहे खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा सरकार सख्त क्यों नहीं है? क्या हिंदुओं पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया जाएगा? इन सवालों के जवाब ट्रूडो शायद नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पीछे है जस्टिन ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में करीब 8 लाख सिख हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है? ट्रूडो की राजनीति के चक्कर में कनाडा हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है, क्योंकि ट्रूडो ने हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर खालिस्तान समर्थकों की निंदा नहीं की है, ना ही उन्होंने पुलिस की बर्बरता के लिए माफी मांगी है। हाँ, ट्रूडो ने 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन हिंदुओं के बीच पहुंचकर सुरक्षा की गारंटी दी थी, भरोसा दिलाया था कि हिंदू सुरक्षित हैं। ये वीडियो ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। एक तरफ ट्रूडो की ये तस्वीर सामने आई, दूसरी तरफ ट्रूडो के आश्वासन के बाद भी ब्रैम्पटन शहर के मंदिर पर हमला हो गया। पुलिस की मौजूदगी में भी खालिस्तान समर्थक मंदिर में घुस गए, हिंदुओं को लाठी डंडे से पीटने लगे। साफ है कि हिंसा करने वालों को शासन और प्रशासन की खुली छूट है। यह सब कुछ वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है, जबकि इससे पहले पिछले 26 साल से कनाडा के पार्लियामेंट हिल में मनाया जा रहा दीपावली का आयोजन भी रद्द कर दिया गया था। यानी ट्रूडो चाहे लाख दिखावा करें, लेकिन खालिस्तान तुष्टीकरण नीति से भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट घुल चुकी है। यही वजह है कि कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। फिर भी ट्रूडो सरकार कार्रवाई से बचती रही है। आपको बताते हैं, जिस जगह पर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की, वहां हिंदुओं पर हमले की हिस्ट्री क्या है। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर की यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। 25 जनवरी 2022 को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। 30 जनवरी 2022 को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई थी। यानी बार बार हमले हो रहे हैं और ट्रूडो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं या खामोश रहकर खालिस्तान समर्थकों की हिमाकत को बढ़ावा दे रहे हैं। यही वजह है कि ट्रूडो पर आरोप लगता रहा है कि उनकी वजह से खालिस्तानी ताकतों को कनाडा में खाद पानी मिलता रहा है। इसी वजह से कनाडा में रहने वाले हिंदू टारगेट पर आ गए हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत में जबरदस्त गुस्सा है। कई नेताओं और संत समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुर्भाग्य की बात है, कनाडा में पहले भी हुआ था और सिडनी में हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे। ये कुछ ही दिनों से या कुछ महीनों से ऐसा हो रहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। दुर्भाग्यपूर्ण है मंदिर पे हमला करना या किसी भी धार्मिक जगह पे हमला करना, इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन भारत के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सिवाय डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहां हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है, बहुत घोर निंदा करना चाहिए। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। जस्टिन ट्रूडो को समझ आना चाहिए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, कि अगर आपने वहाँ पर खालिस्तानी रखे हैं, वो कुछ भी करेंगे और अपेक्षा करते कि वहाँ की सरकार इसकी चिंता करेगी और जो लोग भी इसमें दोषी हैं अपने कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर पीएम मोदी की पहली टिप्पणी आई है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। भारतीय राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भयावह हैं। ऐसे कृत्यों से हमारा संकल्प कमजोर नहीं होगा। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। कनाडा में रह रहे हिंदू ट्रूडो की नीति का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रूडो के विरोध में विपक्षी नेता भी उतर आए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है कि पिछले कुछ वक्त में भारत कनाडा के संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत जून 2023 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई थी। पिछले साल सितंबर में पीएम ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है। इसके बाद ट्रूडो ने पिछले महीने 13 अक्टूबर निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनयिकों के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने संजय वर्मा समेत अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया, जिस पर भारत ने कहा था कि कनाडा सरकार के आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा ने भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया है, बिना तथ्य के आरोप लगाया गया है। दरअसल ट्रूडो सरकार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोशिश में जुटी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीएम ट्रूडो की भारत से दुश्मनी लंबे समय से जारी है। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो खुले तौर पर खालिस्तान समर्थक हैं और उन संगठनों में सिख फॉर जस्टिस का नाम सबसे ऊपर है, जिससे जुड़े लोगों ने ही ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला किया है। परवा देश की के दूसरे हिस्से में अब देखिए, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में मुस्लिम वोटर और भारतवंशी कैसे कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप की जीत हार का फैसला कर देंगे। अमेरिका में डाक से वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अगला प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अमेरिका के सभी राज्यों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने चुनावों से पहले अमेरिका की जनता के मन को पढ़ने और समझने की कोशिश की है। इस बार अमेरिका में चुनावी मुद्दे अलग हैं। गाजा और यूक्रेन का युद्ध अमेरिका का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। देखिए, अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट में मुस्लिम और भारतवंशियों का एक एक वोट पाने के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों अपनी सारी ताकत झोंक दी है। जो काम सही तरीके से करेगा उनको रखेंगे, नहीं करेगा तो सुबह उसको बोलेंगे कि आप चले जाओ। इलीगल इमिग्रेंट का इशू है, वो उसके कारण ही तो इन्फ्लेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन कम्युनिटी बहुत अवेयर है, वो सारी चीज़ें देख रही है। रूस और यूक्रेन की जंग, इजराइल और हमास की जंग, इजराइल हिजबुल्लाह और ईरान की जंग, ईरान और सऊदी अरब का तनाव, चीन और ताइवान के बीच टकराव। जंगी मोर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ रही है। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों पर भी इन जंगी मोर्चों का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इसलिए अमेरिका में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हाल के इतिहास में सबसे कठिन चुनावों में से एक कहा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को मतदान होना है। भारत और अमेरिका के टाइम में फर्क है, लिहाजा इस दिन हमारे यहां 6 नवंबर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिका में सरकार का कार्यकाल 4 साल का होता है, जो जनवरी 2025 से शुरू होगा। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मतदान की तारीख से पहले ही करीब 5 करोड़ वोटर डाक से अपना मतपत्र भेज चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले वार पलटवार बहुत तीखा हो गया है। चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस भी अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए जी जान से जुटी। टक्कर कांटे की है। अगर कोई उम्मीदवार 270 या उससे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करता है तो उसे चुनाव का विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन अमेरिका में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले 7 स्विंग स्टेट्स पेंच फंसा सकते हैं। किस स्विंग स्टेट में इस बार किसके समर्थन में माहौल बन रहा है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि ये स्विंग स्टेट है क्या।
संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों को 3 तरीके से बांटा जाता है: रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स। रेड स्टेट्स वो हैं जहां रिपब्लिकन ने 1980 से लगातार जीत हासिल की है। ब्लू स्टेट्स वो राज्य हैं जहां 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है। लेकिन स्विंग स्टेट्स वो हैं जो किसी एक दल के साथ नहीं रहते, यानी ये किसी एक दल के पक्के वोटर नहीं है। इसलिए इनके बारे में पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। अमेरिका में करीब 10 राज्यों को स्विंग स्टेट्स माना गया है, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए सिर्फ 7 राज्यों को स्विंग स्टेट के रूप में देखा जा रहा है। इन स्विंग स्टेट्स में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है। स्विंग स्टेट्स में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है, यानी यहां जीत हार का फैसला भी बहुत कम अंतर से होता है। ये स्विंग राज्य किसी भी उम्मीदवार को बना या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मतदान वाले दिन से ठीक पहले स्विंग स्टेट्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। ताजा अनुमानों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सभी स्विंग स्टेट में कमला हैरिस के खिलाफ बढ़त बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जॉर्जिया में 2020 में जो बाइडेन की जीत ने 1992 के बाद पहली बार इस राज्य में डेमोक्रेटिक्स को जीत दिलवाई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना पोल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार जॉर्जिया में ट्रंप 1 मत प्रतिशत से आगे हैं। यहां पर ट्रंप को 49% और कमला हैरिस को 48% मत प्रतिशत हासिल हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना पोल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार नेवादा में भी ट्रंप 1 मत प्रतिशत से आगे हैं। यहां पर ट्रंप को 49% और कमला हैरिस को 48% मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है। नेवादा में अक्टूबर में ट्रंप ने यह बढ़त बनाई है, जबकि अक्टूबर की शुरुआत तक वो पीछे चल रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना पोल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार मिशिगन में दोनों में मुकाबला काफी कड़ा है। दोनों को ही 48% मत प्रतिशत प्राप्त हुए हैं। ट्रंप यहां पर अगस्त तक काफी आगे चल रहे थे। पेंसिल्वेनिया ट्रंप में 1% से आगे हैं। यहां पर ट्रंप को 49% और कमला हैरिस को 48% मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है। इस राज्य में अगस्त से अक्टूबर तक ट्रंप पीछे चल रहे थे। ताज़ा सर्वे के अनुसार एरिजोना में ट्रंप की लीड लगातार बनी हुई है। यहां पर ट्रंप ने 3 मत प्रतिशत से ज्यादा की लीड ले रखी है। उत्तरी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में टक्कर कांटे की है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना पोल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस ने 1 मत प्रतिशत की बढ़त बना ली है। कमला को 49 और डोनाल्ड ट्रंप को 48% मत प्रतिशत यहां से हासिल हुए हैं। लेकिन ये अनुमान भर हैं, नतीजे मतगणना के बाद ही आएंगे। लेकिन इतना तय है कि ये 7 स्विंग राज्य ही तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसलिए दोनों उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट्स पर लगा दी है। पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वॉशिंगटन डीसी में मुख्य इमारतों और व्हाइट हाउस के आसपास लोहे की फेंसिंग की जा रही है। खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस और ईरान को समर्थन देने वाले चुनाव के बाद अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चुनाव प्रचार में नया आरोप लगाया है कि बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, ये 2 अलग विचारधाराओं वाले उन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है जिनमें से एक की जीत पर ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता है। 7 स्विंग स्टेट के अलावा अमेरिका में मुस्लिम अरब मतदाता भी इस बार जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मुसलमान अमेरिकी जनसंख्या का लगभग 1% है। फिर भी जहां मामूली अंतर से जीत हार तय हो सकती है, वहां मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 3 स्विंग राज्यों जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में मुसलमान वोट किसी को भी चुनाव जितवा या हरा सकते हैं। 2020 में इन राज्यों में लगभग 65% मुस्लिम मतदाताओं ने बाइडेन के लिए मतदान किया था। 2020 में जॉर्जिया के 61,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने जो बाइडेन को वोट डाला था। यहां बाइडेन की 12,000 वोटों से जीत हुई थी। इसी तरह पेंसिल्वेनिया में 1,25,000 मुसलमानों ने मतदान किया था और ट्रंप ने यह चुनाव 81,000 वोटों से जीता था। अमेरिका के स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोटों की अहमियत बेहद बढ़ गई है। अमेरिका में मुसलमानों का बड़ा मुद्दा है गाजा में हो रहा नरसंहार। गाजा युद्ध में मुस्लिम मतदाताओं को इस तरह एकजुट किया है
जैसा कि हाल के दिनों में किसी दूसरे मुद्दे ने नहीं किया। एक सर्वे के मुताबिक जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में 61% मुस्लिम मतदाताओं के लिए गाजा का युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर वो चुनाव जीते तो रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे और गाजा में भी सीज फायर करवा देंगे। लेकिन कई सर्वे बता रहे हैं कि इस बार अमेरिका के मुस्लिम वोटरों में बाइडेन प्रशासन के लिए निराशा है। ऐसे में देखना होगा कि जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जैसी स्विंग स्टेट के मुस्लिम मतदाता किसे वोट देंगे। लेकिन अमेरिका में भारतवंशी भी किसी को जिताने या हराने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी चुनाव को लेकर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में कितना जोश है, वो ट्रंप या कमला हैरिस में से किसे जिताना चाहते हैं, ये समझने के लिए हमारे संवाददाता मनीष झा ने अमेरिका में मिनी इंडिया कहे जाने वाले न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीय मूल के मतदाताओं से बात की। इस वक्त TV9 की टीम अमेरिका के मिनी इंडिया यानी न्यू जर्सी में मौजूद है। तो आइए जानते हैं उन लोगों से कि इंडियन लोग क्या कहते हैं कि किसकी होगी एंट्री। मैं अनएफिलिएटेड आदमी हूँ, ना रिपब्लिकन हूँ ना डेमोक्रेट हूँ। मेरा चॉइस इस बात पे है कि कौन है जो कि बेस्ट करेगा अमेरिका के लिए। उसमें ना कलर आता है ना जेंडर आता है, कुछ भी नहीं आता है। कि हमें ट्रंप क्यों चाहिए, वो हमारे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए वो अच्छे हैं। अमेरिका माला माली था, कंगाले 4 साल में हुआ है और हम फिर से माला माल हो जाएंगे। भारतवंशी, अरब मुस्लिम और अफ्रीकी मूल के अमेरिकी मतदाताओं की अहमियत इन चुनावों में काफी बढ़ गई है, खासकर 7 स्विंग स्टेट्स में जो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी का फैसला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूयॉर्क शहर में रिवरसाइड ड्राइव पर इस्लामिक कल्चरल सेंटर है। यहाँ पर जुमे को काफ़ी भीड़ आती है। कई महीनों से हर जुमे को यहाँ गाजा में हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बार अमेरिका में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों के लिए गाजा का युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अमेरिका के मुस्लिम वोटर गर्भपात और LGBTQ जैसे मुद्दों को लेकर भी मतदान करेंगे। बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अरब अमेरिकी मुसलमानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की है। ट्रंप ने मध्य पूर्व और यूक्रेन में जंग खत्म कराने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकी मुसलमान ट्रंप को वोट करेंगे? अरब अमेरिकी मुसलमानों की तरह भारतवंशी अमेरिकियों के वोट भी जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। डाक से वोटिंग जारी है। कुछ घंटों बाद पूरे देश में मतदान होगा। मिनी इंडिया कहे जाने वाले न्यूयॉर्क में 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में मतपत्र पर भारत की बंगाली भाषा लिखी होगी। मतपत्र पर अंग्रेजी के अलावा 4 और भाषाएं भी होंगी। चीनी, स्पेनिश, कोरियाई और बंगाली शामिल हैं। भारतीय समुदाय के लोग ट्रंप के दल के साथ भी हैं और कमला हैरिस के समर्थन में भी डटे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ने न्यूयॉर्क में भारतवंशी डेमोक्रेट नेता डॉक्टर सुधांशु प्रसाद से बात की। जिस तरीके से दोनों साइड एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जगह डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका ज़्यादा दिख रहा है। ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये खास इलेक्शन में शुरू नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा, रोज़ लगता है कि ये डिवीज़न बढ़ता ही जा रहा है, तो ये जो दरार है वो ज़्यादा फर्म होती जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल कम टुगेदर। आई थिंक जो भी गवर्नमेंट बनेगी, होपफुली मैं तो डेमोक्रेट हूँ और आई ऑलवेज होप कि डेमोक्रेट्स विन करेंगे। भारतवंशी अमेरिका की राजनीति में सक्रिय हैं। कमला हैरिस की कोर टीम में कई भारतीय हैं। दूसरी तरफ गुजरात से अमेरिका गए बहुत से अमेरिकी वोटर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे गुजराती में से कहा होता है कि घर का बच्चा घंटी चाहे तो ऊपर दिया को आटा दे दो, जो बाहर वाला है उसको आटा दे दो। और बाइडेन साहब यही जेलेंस्की के साथ कर रहे हैं। जेलेंस्की साहब नहीं, पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर कमला हैरिस कहती है मैं इंडियन हूँ, उसने एक बार कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, उसने आगे आकर के फ्रंट फुट पे खेल करके बोला कि हाँ मैं इनको फिक्स करूंगा। ये हिंदू लाइव्स मैटर। चुनावी सर्वेक्षणों में स्विंग राज्यों में भी दोनों उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प लड़ाई के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में भारतवंशियों का एक एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब परवाह देश की भी उस खबर की बात करते हैं जिसमें देश के सामने दो तरफा चुनौती है। एक तरफ LAC पर चीन की दस्तक है तो दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान की। इन दोनों देशों की चुनौतियों से निपटने का रास्ता है शक्तिशाली भारतीय फौज। लेकिन चिंता की बात है कि हर युद्ध में भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की कमी है। फ्रांस ने भारत को चौथी पीढ़ी का राफेल फाइटर जेट भेजा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। चीन के पास कथित तौर पर राफेल से अधिक आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, यानी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। ऐसे में जंग की सूरत में चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर है, रूस ने अपने 2 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 75 और सुखोई 35 भारत को देने की पेशकश की है। रूस के दोनों लड़ाके युद्ध भूमि में दुश्मन की दम निकालने का मादा रखते हैं। ये फाइटर दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माने जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या है सुखोई 75 और सुखोई 35 की असल ताकत? आइए देखिए ये रिपोर्ट। जरा आसमान में इसकी धाक देखिए। जरा देखिए कि ये कैसे बादलों को चीरकर दहाड़ लगा रहा है। जरा देखिए आसमान में बाज जैसी दमदार उड़ान और देखिए पलक झपकते दुश्मन के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने की बेहिसाब ताकत। ये रूस का लड़ाकू विमान सुखोई 75 यानी Su-75 है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए। यह है सुखोई 35 यानी Su-35। यह भी रूस का आसमानी फाइटर है। हवा में सभी उड़ान 90 डिग्री पर उड़ान भरकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेने का हुनर। जरा सोचिए, जब ये आसमानी जांबाज हिंदुस्तान के दुश्मनों का आसमान में समूल संहार करेंगे तो फिर ऐसा कौन दुश्मन होगा जो हमारी सरहद को लांघने का दुस्साहस करेगा। सवाल है कि आज हम आपको मेड इन रशिया Su-75 और Su-35 के बारे में क्यों बता रहे हैं। आखिर क्यों TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है इन आसमानी योद्धाओं का पराक्रम। इन सवालों का जवाब है वो ऑफर जो रूस ने भारत को दिया है। रूस ने ऑफर दिया है कि वो फाइटर जेट सुखोई 75 का निर्माण भारत में करने के लिए तैयार है। ये डील अगर होती है तो भारत और रूस के रिश्ते ही और मजबूत नहीं होंगे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत में भी कई गुना इजाफा होगा। सुखोई 75 डील का ऑफर जिनपिंग सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहने के लिए चीन ने चेंगडू J-20 और शेनयांग FC-31 5वीं पीढ़ी के 2 फाइटर बनाए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये मेड इन चाइना है। ये चाइनीज फाइटर कितने असली हैं, युद्ध के मैदान में कितने कारगर हैं, इसकी परीक्षा कभी युद्ध के मैदान में नहीं हुई है। ऐसे में J-20 और FC-31 रूस के Su-75 और Su-35 से कितनी टक्कर ले पाएंगे, इस पर सवालिया निशान है। ये बात दुनिया जानती है कि भारत हथियारों की सबसे ज्यादा खरीद रूस से करता है। रूस को युद्ध और हथियार निर्माण का काफी तजुर्बा है, जबकि चीन इस मामले में अनाड़ी है। जिनपिंग का देश सिर्फ आंखें दिखाना जानता है। दूसरी तरफ रूस दुश्मन देश पर बारूद बरसाने से गुरेज नहीं करता। इसकी मिसाल यूक्रेन युद्ध में साक्षात देखी जा सकती है।
ऐसे में रूस का भारत को Su-75 और Su-35 फाइटर जेट देने का ऑफर अपने आप में काफी अहम है। क्या आप जानते हैं कि सुखोई 75 और सुखोई 35 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन ताज्जुब है कि ये दुश्मन के किसी भी फाइटर से कम नहीं है। इस समय इंडियन एयरफोर्स में पांचवी पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। फ्रांस से आया राफेल भी चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि सुखोई 75 और सुखोई 35 आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में बेशुमार इजाफा होगा। Su-75 और Su-35 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान न होने के बावजूद ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान क्या होता है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर हैं जो सबसे आधुनिक तकनीक और क्षमताओं से लैस हैं। स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इसमें नेटवर्क आधारित सेंसर लगे होते हैं, जिससे ये युद्ध के हालात में शानदार परफॉर्मेंस देता है। ये बहुत तेज रफ्तार से उड़ान भरते हैं, यानी ध्वनि की गति से भी तेज। ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस होता है। दुनिया में सबसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया। इस समय दुनिया के 3 देश ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर के निर्माता हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर हैं। चीन के पास चेंगडू J-20 और रूस के पास सुखोई 57 फाइटर हैं। यहां आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल को पांचवी पीढ़ी का फाइटर F-35 दिया है। F-35 का इस्तेमाल करके ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ये इतना शातिर लड़ाका है कि रडार के लिए इसे पकड़ना नामुमकिन होता है। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। जब रूस निर्मित Su-75 और Su-35 पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स नहीं हैं, तो फिर ये बेहतर कैसे हुए? इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानिए कि आखिर रूस ने भारत को Su-75 और Su-35 का ऑफर क्यों दिया। अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस Mk-1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। इससे भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं। अमेरिका की टाल मटोल के दौर में रूस ने भारत की तरफ प्रस्ताव के साथ साथ हाथ बढ़ाया है। आइए अब आपको Su-75 विमान की खासियत बताते हैं। Su-75 को चेकमेट भी कहा जाता है। इसमें सिंगल इंजन लगा होता है। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये 7400 किलो तक भारी भरकम पेलोड को अपने साथ ले जा सकता है। इसमें लगी मिसाइल की रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर तक होती है। ये मैक 1.8 से 2.0 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। Su-75 की सामान्य विशेषता से अलग आपको एक खास जानकारी देते हैं। अब आप जानिए कि अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के फाइटर F-35 और रूस के Su-75 की तुलना क्या कहती है। Su-75 अपने साथ 18,000 किलो वजन ले जा सकता है, जबकि F-35 13,920 किलो। Su-75 की रफ्तार तेज है। ये 1.8 से 2 मैक की गति से उड़ सकता है, जबकि F-35 1.6 मैक की गति से। एक बार में Su-75 2200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि F-35 3000 किलोमीटर। Su-75 16,000 मीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि F-35 18,000 मीटर तक।
इन विशेषताओं के अलावा भी दोनों फाइटर जेट में कई अंतर हैं। जहां तक स्टेल्थ तकनीक का सवाल है, इस मामले में F-35 बेहतर है। F-35 का इंजन भी अधिक शक्तिशाली है। सुखोई 75 और F-35 की विशेषताओं में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन भारत के लिए सुखोई 75 फायदे का सौदा है। F-35 के मुकाबले सुखोई 75 की कीमत 3 गुना कम है। F-35 की कीमत करीब $90 मिलियन है, जबकि सुखोई 75 की कीमत करीब $30 मिलियन है। फायदे का सौदा सिर्फ Su-75 की कीमत ही नहीं है। रूस के ऑफर के मुताबिक Su-75 का निर्माण भारत में हो सकता है। ऐसे में अगर ये फाइटर भारत में बना तो इसे दूसरे देशों को निर्यात किया जा सकता है और इसकी कमाई भारत सरकार की झोली में आ सकती है। दूसरी तरफ Su-75 के ऑफर के अलावा रूस ने भारत को Su-35 विमान देने की भी पेशकश की है। रूस दशकों से मिग से लेकर सुखोई तक कई फाइटर जेट्स भारत को सप्लाई कर चुका है। इन दोनों विमानों ने युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम भी दिखाया है, लेकिन इस वक्त भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है। इंडियन एयरफोर्स को 114 फाइटर जेट्स की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स की इस कमी के मद्देनजर रूस ने अपने 4th जनरेशन के सुखोई 35 को लेकर भी भारत को बड़ा ऑफर दिया है। रूसी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वो अपने इस विमान का निर्माण दोगुना करके भारत को बहुत कम समय में इसकी सप्लाई कर सकती है। आखिर Su-35 भारतीय सेना के लिए कैसे फौलाद साबित हो सकता है, आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। Su-35 चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसमें 2 सैटर्न AL-41F-1S टर्बोफैन इंजन है। ये लड़ाका 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ सकता है। इसमें अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिनमें मिसाइलें, बम और गन शामिल हैं। ये विमान एयर टू एयर मिसाइलों और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी ले जा सकता है। ये फाइटर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी सक्षम है। इसमें उन्नत रेडार प्रणाली है जो विमान को दुश्मन की स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित करने में मदद करती है। अब आपको ये जानना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स को आखिर Su-75 और Su-35 फाइटर की जरूरत क्यों है। दरअसल 57 बरस की सेवाओं के बाद MiG-21 रिटायर होने वाला है। 1966 में भारतीय वायुसेना में शामिल मिग की जगह अब सुखोई 30 सीरीज के लड़ाकू विमान ले रहे हैं। मिग की वापसी के कारण इंडियन एयरफोर्स को करीब 97 फाइटर जेट्स की जरूरत है। अगर इसकी भरपाई भारत में निर्मित तेजस विमानों से की जाती है तो इसमें करीब 10 साल का वक्त लगेगा। ये चिंताजनक स्थिति है। हिंदुस्तान के पड़ोस में एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन जैसे धोखेबाज हैं। चीन की नजर हमेशा लद्दाख और अरुणाचल पर रहती है। LAC और LOC पर कभी भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना का हर वक्त पूरी तरह तैयार होना जरूरी है। इसलिए अगर रूस Su-75 और Su-35 की सप्लाई करता है तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवा देशकी में अब बात वॉर जोन से। कई टन बारूद भस्म हो गया। लेबनान के कई इलाके गाजा की तरह नजर आने लगे, लेकिन हिजबुल्लाह की हालत हमास जैसी नहीं हुई। हिजबुल्लाह अभी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की भारी बमबारी के बावजूद हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंच रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद जैसी उम्मीद की जा रही थी, हालात उसके उलट हैं। हिजबुल्लाह ने अक्टूबर में 4 गुना बड़ा हमला किया, इजराइल के एयर डिफेंस को कई बार नाकाम किया और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेबनान के कई इलाके खंडहर बन गए, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई।
हथियार के गोदाम और कई ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन इजराइल पर हमले नहीं रुके। नसरल्ला को खत्म कर दिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं झुके। अब इसे इंतकाम कहें या ईरान की नई रणनीति, हिजबुल्लाह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले से भी ज्यादा बलवान हो चुका है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं है। हर दिन इजराइल पर घातक हमले हो रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को संभालना और इजराइल के खिलाफ जंग को जारी रखना ईरान के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन ईरान ने हिजबुल्लाह को बिखरने नहीं दिया और अब उसका अंजाम इजराइल भुगत रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों को रोक पाना क्यों मुश्किल है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो रहा है। जंगली रास्तों पर तेज रफ्तार से चलने वाली बाइक, किसी आधुनिक सेना जैसी वर्दी और हथियार, और जमीन के नीचे लंबी लंबी सुरंगें। यही इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों में हथियारों का जखीरा है। चंद सेकंड में जमीन से इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरसाने का इंतजाम है। यही वजह है कि हवाई हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई। सुरंगों से इजराइल पर रॉकेट हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमलों से भारी नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन से भी हमले कर रहा है। दावा है कि रूस की तकनीक से बनाए गए नए ड्रोन बार बार इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। रविवार को भी इजराइल में एक ड्रोन धमाका हुआ। वादी एरा इलाके में ड्रोन एक हाईवे के किनारे गिरा, जिसके बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह का एक और ड्रोन भी इजराइल में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर से नष्ट कर दिया गया। यह धमाका जिस इलाके में हुआ वहां इजराइल का एक गैस स्टेशन है। सीरिया से भी इजराइल पर हमले जारी हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस सैनिकों पर हमले कर रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सीरिया से जुड़ने वाले लगभग सभी हाईवे और अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह की ताकत में कमी नहीं आ रही। अब एक नया खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक सीरिया से हिजबुल्लाह की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि यह युद्ध गाजा युद्ध से अधिक चुनौतीपूर्ण बन चुका है। गाजा में एक साल में इजराइल को जितना नुकसान हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान लेबनान में चंद महीनों में हो चुका है। इजराइल के कई शहरों में भी धमाके हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में भारी तबाही के बीच हिजबुल्लाह के हमले रुकने के बजाय तेजी से बढ़ चुके हैं। अब हिजबुल्लाह पहले से अधिक ताकतवर और घातक हथियारों से हमले कर रहा है। ईरान से हथियारों की सप्लाई जारी है और आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में हथियारों की लगातार बरामदगी हो रही है। ईरान और रूस ने हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर एंटी टैंक मिसाइलों की सप्लाई की थी। लेबनान में 10,000 से अधिक मिसाइल जब्त की गई हैं। रूस की हजारों कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल मिली हैं। ईरान की अल्मास एंटी टैंक मिसाइलों की बरामदगी हुई है। इजराइल अब तक हिजबुल्लाह से मिले हथियारों को नष्ट कर रहा था, लेकिन एंटी टैंक मिसाइलों की तादाद इतनी अधिक है कि इजराइल ने मिसाइलों को नष्ट करने के बजाय उसे इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। हिजबुल्लाह के हथियार से अब लेबनान में ही हमले होंगे। इजराइल एंटी टैंक यूनिट बनाने पर विचार कर रहा है। रूस ईरान के एंटी टैंक मिसाइल से अब हिजबुल्लाह के ठिकाने भस्म किए जाएंगे।
हिजबुल्लाह के कमांडर और टॉप लीडर्स के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी है। इजरायल को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायल ने ड्रोन यूनिट के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर का नाम अली बरकत था। अली बरकत ड्रोन हमलों की रणनीति बनाता था। अली बरकत क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन से भी जुड़ा था। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को फिर हिजबुल्लाह का एक बड़ा ठिकाना मिला है। हिजबुल्लाह के लड़ाके तो यहां से भाग निकले, लेकिन हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह के पास अब सरफेस टू एयर मिसाइल भी पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से आईडीएफ के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। लेबनान में हवाई हमले के दौरान 2 अस्पतालों पर भी बमबारी की गई। इजरायल की सेना अब लेबनान में हमलों को 4 गुना तेज करने जा रही है ताकि हिजबुल्लाह के हौसले को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा की जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है और गाजा लगभग समतल हो गया है, लेकिन इजरायल की सुरक्षा के नाम पर बेन्यामिन सेना का नरसंहार गाजा में रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजरायल अपने इस नरसंहार को जायज ठहराने के लिए हर रोज एक नई दलील देता है, जो कुछ समय बाद जांच में प्रोपेगेंडा साबित होती है। इजरायल का एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा सिनवार को लेकर था। इजरायल बार बार ये कहता रहा कि बंधकों को शील्ड बनाकर सिनवार टनल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, लेकिन सिनवार की मौत के बाद इजरायल के दावे प्रोपेगेंडा साबित हुए। अब सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने मौत के 3 दिन पहले से ही कुछ खाया नहीं था। इस सच के सामने आने से सिनवार के ऐशो आराम का दावा भी प्रोपेगेंडा साबित हुआ है। तारीख 16 अक्टूबर, जगह राफा, गाजा। सोलह अक्टूबर की इस तस्वीर को गाजा कभी नहीं भूल सकता। यह हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो था। यह वीडियो उस ड्रोन में लगे कैमरे से शूट किया गया जिसे इस इमारत में हमास लड़ाकों की टोह लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सिनवार के शव की थी, जिन्हें जारी कर इजरायल को लगा था कि याह्या सिनवार और हमास का अंत हो चुका है। लेकिन अब याह्या सिनवार को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हमास और बाकी प्रॉक्सी संगठनों में नया शक्ति संचार कर दिया है। और ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर इजरायल के सर्वनाश की कसम खा ली है।